डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुन्ना है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी जानकारी देना चाहूँगा। मेरा बचपन बहुत अच्छा था। मेरे पिता एक फैक्ट्री में काम किया करते थे, इसी के साथ पार्ट टाइम डांसर भी थे। और तब तो मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजर रहा था। मेरे पिता काफ़ी अच्छे पैसा कमाया करते थे और घर भी अच्छा चला करता था। लेकिन मेरे पिता बीमार हो गए और उनकी टांग में चोट भी लग चुकी थी, जिस कारण ना तो वो डांस कर पा रहे थे, ना वो फैक्ट्री जा पा रहे थे। तब मेरी उम्र 12 साल थी और उसके बाद से ही हमारी ये दुनिया बदल गई। मैं जब भी पढ़ाई से घर पर आता तो घर के हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे थे। इसीलिए 12 साल की उम्र में ही मुझे काम करना पड़ा। मैं मजदूरी का काम सबसे आसान समझता था, क्योंकि वो किसी को भी मिल जाता था। भले ही उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन छुपते हुए मैं ये काम कर पा रहा था। यहाँ कई मकान बन रहे थे और मैं वहाँ पर मजदूरी का काम करने लगा। जब मेरे पिता डांसर हुआ करते थे, उस समय तो मैं सोचता था मैं एक डॉक्टर बनूंगा, लेकिन अब हालात बदल चुके थे तो मैं भी क्या करता। मैं छोटे मोटे काम भी करने लगा। कहीं पर सफाई का काम मिलता मैं वो करता, और जैसा भी काम मिलता मैं करता और पैसे घर पर लेकर आता, जिससे घर का गुजारा हो पा रहा था। 2 साल लग गए मेरे पिताजी को ठीक होने में। वो अब फैक्ट्री में तो लग चुके थे, लेकिन डांस वाला काम वो कर नहीं पा रहे थे। इसलिए अब मुश्किलें बढ़ती गई। मेरी उम्र 17 साल हो चुकी थी और अब दोबारा से मुझे कोई काम ढूंढना था। पढ़ाई में 12वीं तक कर पाया था और अब सोच रहा था कोई ऐसा काम ढूंढ लूँ जिसमें पैसे काफ़ी ज़्यादा हों। आगे पढ़ने के लिए हमारे पास अब पैसे बचे नहीं थे। फिर से मैंने मजदूरी का काम शुरू कर दिया। अब मुझे लगने लगा था मजदूरी में कम पैसे मिलते हैं, और मेरे पिता भी कह रहे थे तुम डांसर क्यों नहीं बन जाते। लेकिन पिता इतना अच्छा डांस नहीं किया करते थे। वो तो मेलों में नाचा करते थे या किसी की शादी में नाच लिया करते थे। उस समय पैसे काफ़ी ज़्यादा मिल जाया करते थे, लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा डांसर्स आ गए। इसलिए अब अपने पिता से डांस सीखकर मैं अच्छे खासे पैसे नहीं कमा सकता था, और मेरे पिता से अच्छी तरह से चला भी नहीं जाता था, तो वो मुझे अच्छा डांस सिखा भी नहीं पा रहे थे। हर रोज़ मैं प्रैक्टिस करता, लेकिन मेरा ध्यान लगता ही नहीं। मेरा ध्यान था पैसे कमाने में। इसीलिए मजदूरी के साथ साथ मैंने ढोलक बजाना सीख लिया। अब मैं हर रोज़ ढोलक बजाया करता। सबसे आसान काम होता है ढोलक बजाना, और एक तरफ पतली सी डंडी पकड़ लो, एक तरफ मोटी डंडी पकड़ लो और ढोलक आगे टांग लो और बजाते जाओ। सामने वाला अगर शराब में धुत हो तो आसानी से नाचना शुरू कर देता है। इसके बाद एक टेम्पो जो पंजाब जा रहा था, मेरे कई साथी उसमें बैठकर पंजाब पहुंच गए और मैं भी उन्हीं के साथ। लेकिन मेरे दोस्त मजदूरी करने के लिए आए थे और मैं ढोलक बजाने के लिए। यहाँ कई शादियों में ढोलक बजाते बजाते मैं अच्छी खासी कमाई करने लगा था। हर शादी में मैं 400 रुपये लेकर वो ढोलक बजाया करता था, जबकि कई बाराती जो शराब में धुत होते वो 300-400 रुपये वैसे ही दे देते। इस तरह मेरी कमाई काफ़ी अच्छी होने लगी थी, और तब मैं सोचने लगा क्यों ना अब इसे ही अपना प्रोफेशन बना लूँ। और एक दिन मुझे मौका मिल भी गया। यहाँ पर डीजे तो आया हुआ था, लेकिन जिस गायक को बुलाया गया था वो यहाँ पर पहुँचा नहीं। और मैं पंजाबी में भी गाने गा सकता था, हिंदी में भी गाने गा सकता था। ठीक ठाक ही आवाज़ थी और मुझे स्टेज पर चढ़ा दिया गया। मैं गाने गा रहा था और मुझ पर पैसों की बारिश हो रही थी। भले ही मेरा गाना घटिया था, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन शराब में धुत लोग जब पैसे उड़ाना शुरू करते हैं, यहाँ बहुत उड़ाते हैं। और मेरे पाँव में गिरे हुए वो 10-10 रुपए के नोट मेरी आंखें चमका चुके थे। ये वो प्रोग्राम था जिसके बाद मैंने ठान लिया अब ढोलक नहीं बजाऊंगा, मुझे और चीज़ें सीखनी है, मुझे और वाद्य यंत्र सीखने हैं, मुझे नाचना सीखना है, मुझे गाना सीखना है। लेकिन मैं सीखूं कहाँ। मैं बिहार वापस आ गया था और यहाँ पर मैं ढूंढ रहा था ऐसे लोगों को जो गाना गा सकते हैं, जो डांस कर सकते हैं। यहाँ पर एक डांस एकेडमी थी और मैं वहाँ पर डांस सीखने लगा।
लेकिन उनकी फीस बहुत ज़्यादा थी और ढोलक से मैं उतने पैसे बना नहीं पाता था। तो मुझे लगा अब एकेडमी छोड़ने का समय है, लेकिन मैं गाना भी सीखना चाहता था। तो मैं मजबूरी में करता क्या, मैं ऐसे लोगों के पांव पकड़ने लगा जो इंडस्ट्री में थे, थोड़े बहुत भोजपुरी गाने गाया करते थे, लेकिन हर कोई जैसे मेरा फ़ायदा उठाना चाहता था। वो मुझसे मजदूरी करवाया करते, घर में साफ सफाई करवाते और ये कहते हम धीरे धीरे तुम्हें सिखाएंगे। इस तरह मैं मजदूर बन गया था, कोई डांसर या सिंगर नहीं बन पा रहा था। मैं क्या करता, मेरी मजबूरी मुझे अंधेरे की तरफ धकेलती जा रही थी। 5 साल इंडस्ट्री में मैं धक्के खाता रहा था। थोड़ा बहुत डांस सीख पाया था, थोड़ा बहुत गाना सीख पाया था, लेकिन मुझे एक ऐसा गुरु चाहिए था जो मुझे डांस भी सिखा पाता और गाना भी सिखा पाता। आखिर ऐसा गुरु मुझे कहाँ पर मिलेगा? 5 सालों से मैं भटकता भटकता हर दर पर जा चुका था। बड़े बड़े सिंगर तो पहले ही मुझे देखकर भगा दिया करते, जो बैकग्राउंड डांसर होते वो भी मुझे देखकर मुंह मोड़ लिया करते। मुफ्त में कोई भी काम करना नहीं चाहता था और मैं किसी को भी गुरु बनाना चाहता था जो सस्ते में मुझे ये सब सिखा दे और मुझे काम पर भी रख ले। लेकिन हर किसी के मुंह मोड़ने के बाद मैं ढूंढ रहा था एक सस्ता टीचर। मुझे तभी किसी ने बताया था कि उत्तर प्रदेश में मास्टर जी नाम का एक आदमी है। उसकी उम्र 50 साल है, बहुत बड़ा गुरु रह चुका है, बड़े बड़े लोगों को सिखा चुका है। उसके गाने में बहुत दम है, उसके डांस में बहुत दम है। वो क्लासिकल डांस भी करता है और जब क्लासिकल डांस करता है उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन फिर भी वो खुद नाचने का काम नहीं करता, लोगों को सिखाने का काम करता है। और ये सुनकर मुझे खुशी हुई। इसके बाद जब उसने कहा कि वो मुफ्त में काम करता है, वो भलाई करना चाहता है, इसीलिए हर किसी को मुफ्त में सिखाता है, ये सुनकर मुझे लगा था बस उसी का तो इंतज़ार है। मुझे उत्तर प्रदेश जाना होगा, वहाँ पर मुझे काम भी मिल जाएगा। इसी के साथ मैं गाना भी सीख लूँगा और डांस भी सीख लूँगा, क्लासिकल सीखूँगा। इससे मुझे बड़े बड़े शोज़ भी मिल सकते हैं। कहीं शादी में ही नाच कर थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करूँगा। यहाँ शादियाँ बहुत आती हैं और सस्ते डांसर, सस्ते सिंगर हर किसी को चाहिए होते हैं। बस इसी से काम की शुरुआत करूँगा और हो सकता है एक बड़ा सिंगर या बड़ा डांसर भी बन जाऊँ। आंखों में बड़े बड़े सपने लिए मैं उत्तर प्रदेश के उसी पुराने गांव में पहुंच गया था। यहाँ पर क्लासिकल सिखाने वाले कई गुरु थे, लेकिन जब मैंने मास्टर जी का नाम लिया उस गांव में मेरे सामने कई लोग ऐसे खड़े हो गए जैसे मैं किसी भूत की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं मास्टर जी से डांस सीखने आया हूँ। तब उन्होंने कहा मास्टर जी का देहांत 1 हफ्ते पहले हो चुका है। ये सुनते ही बड़ा धक्का लगा था मुझे। मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई थी और मैं समझ नहीं पा रहा था करूं तो करूं क्या। इसके बाद मैंने उस गांव में और भी कई गुरुओं से बात की, लेकिन हर किसी की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अब मास्टर जी की मौत हो चुकी थी। बाकियों ने रेट भी बढ़ा लिए थे। पहले मास्टर जी मुफ्त में लोगों को सिखाया करते थे, इसीलिए बाकियों का काम चला ही नहीं करता था। जैसे ही उनके उस डांस स्कूल में मैं पहुंचा था, मातम छाया हुआ था। उनके कई शिष्य कहे जा रहे थे मास्टर जी बहुत अच्छे से सिखाते थे। कई लोग बुराइयां भी कर रहे थे, लेकिन जितनी भी लड़कियां थी वहां पर वो तो रो रो कर बुरा हाल कर चुकी थी। मैंने कुछ लड़कियों से बात भी की थी, आखिर मास्टर जी कैसे थे। तब उन्होंने कहा मास्टर जी तो इतने अच्छे थे कोई बता नहीं सकता। हर किसी को बराबर तौर पर सिखाया करते थे और लड़कियों की तरफ कभी भी आंख उठाकर तक न देखा करते थे। अगर उनकी आंखों के सामने कोई लड़की नाच भी रही हो तो वो अपनी नज़रें झुका लिया करते और थोड़ी देर बाद ही देखा करते। उनका कहना था कि वो लड़कियों की तरफ ज़्यादा देर घूर नहीं सकते, वो सिर्फ अपनी पत्नी को देखा करते थे। भले ही उनकी पत्नी के साथ झगड़ा काफ़ी ज़्यादा रहता था, लेकिन पराई औरत की तरफ वो देखा तक नहीं करते थे। आखिर इतने महान मास्टर जी अब मुझे कहाँ पर मिलेंगे, ये सोचता सोचता मैं गांव से काफ़ी आगे निकल आया था। मायूसी की हालत ये हो चुकी थी कि अब मुझे लगा जो भी सपने बचपन से संजोए थे मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। और इस तरह मैं फिर से मजदूरी का काम करने लगा। अब मजदूरी के काम में ही जैसे पैसे बन पा रहे थे। शादियों में थोड़ा बहुत ढोलक बजाता और कहीं कहीं टूटा फूटा डांस करता, जिससे कुछ पैसे बनते। मैं पंजाब भी गया था और वहाँ कई और डांसर आ चुके थे। अब मेरी दाल गलने वाली नहीं थी, तो मैं वापस बिहार आ गया।
मजदूरी का काम, थोड़ा बहुत ढोलक बजाने का काम, इससे घर चलाने लगा। और एक दिन एक बड़े मकान में मजदूरी का काम मिला था जो उड़ीसा में था। मैं अपने दोस्तों के साथ उस ट्रक में बैठकर वहां पहुंच गया था। लेकिन ये एक पुराना सा गांव था और इसे जादूगरों और तांत्रिकों का गांव कहा जाता है। 2 दिन मैंने वहां पर काम किया था और मैंने देखा जितने भी मेरे साथी मजदूर थे वहां एक तांत्रिक और जादूगर के पास जाया करते थे। वो जादूगर हर तरह की परेशानी को दूर कर दिया करता। मेरे 2 साथी वहां काम छोड़कर वापस चले गए थे क्योंकि उनके घर में पैसे निकल आए थे। अब मैं सोच रहा था क्या करूं, उस तांत्रिक से मांगू तो क्या मांगू। मैं भी उस तांत्रिक के पास पहुंच गया और मेरे पास 1000 रुपए थे। लेकिन वो पैसे लेने से तांत्रिक मना करता रहा और उसने कहा मैं सिर्फ परेशानी दूर करता हूँ, पैसे नहीं लेता। तो मुझे खुशी हुई। अब उसने कहा मांगो, क्या मांगते हो जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां ठीक हो जाएं? मांगना चाहते हो कि तुम ज़्यादा पैसे कमा पाओ, तुम्हारे शरीर के विकार ठीक हो जाएं? और मैं पागल था। मेरे दिमाग में मास्टर जी की ऐसी इमेज उभर रही थी कि काश वो जिंदा होते। मैंने तांत्रिक से मांग ही लिया, काश आप मास्टर जी को जिंदा कर दें। तो उसने कहा जिंदा कर दें? मैं मरे हुए को जिंदा थोड़ी ना कर सकता हूँ। मैंने कहा अगर मरे हुए को आप जिंदा नहीं कर सकते तो उनके अंदर जितना टैलेंट था वो तो मेरे बीच भर ही सकते हैं ना। उन्हें बहुत अच्छा डांस आता था, उन्हें बहुत अच्छा गाना गाना आता था। अगर आप मुझे भी वो सिखा पाएं, उनकी शक्ति मेरे अंदर भर पाएं। तो वो तांत्रिक हंसने लगा था। मरे हुए को मैं जिंदा नहीं कर सकता, उसकी शक्तियां भी तुम्हारे शरीर में नहीं ला सकता, लेकिन एक काम कर सकता हूं जिससे तुम्हारा काम भी बन जाएगा। मैं उसकी आत्मा को बुला सकता हूं। उसकी आत्मा तुम्हारे पास आ जाएगी, बिल्कुल असली शरीर में दिखेगी और तुम उससे जो करवाना चाहो वो करवा कर देगा और वो आत्मा तुम्हारे शरीर में भी घुसेगी। ये मैं तंत्र विद्या से कर दूंगा कि जब भी वो आत्मा तुम्हारे शरीर में घुसे वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचा पाए। और जब आत्मा तुम्हारे शरीर में होगी तो तुम्हारा शरीर भी उसके दाव पेच सीखता जाएगा, उसके जैसा गला होता जाएगा, उसके जैसा शरीर होता जाएगा। और मेरी आंखें खुल गई थी। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप मेरे शरीर में मास्टर जी की आत्मा ले आए तो उनके जैसा मैं डांस कर पाऊंगा, उनके जैसा मैं गाना गा पाऊंगा। और उनके चरित्र की तारीफें तो हर लड़की करती है, वो लड़कियों की तरफ आंख उठाकर तक ना देखा करते थे। काश उनके जैसा चरित्र मैं भी बना पाऊं। तब वो तांत्रिक कह रहा था अच्छा इतना चरित्रवान इंसान, मैं भी उसकी आत्मा से मिलना चाहूंगा। तब मैंने उसको कहा काश आप उसकी आत्मा मेरे सामने ला दें, उसके बाद मेरा काम बन जाएगा। 2 दिन तक उसने तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया था। शमशान घाट में मुझे वो 6 बजे बुला लेता और 10 बजे तक वहाँ तंत्र विद्या का इस्तेमाल करता रहता। वो मिट्टी पर आग लगा देता और मुझे उस मिट्टी पर खड़े होने को कहता। उसके बाद वो आग मेरे शरीर को छूती तक ना और जैसे मेरे पाँव के अंगूठे में गायब हो जाती। दूसरी रात भी वैसा ही हुआ था। उसके बाद ज़मीन से वो आग निकली और मेरे सर को जैसे टकराने लगी। तभी मेरे सामने एक दृश्य बना था। ये एक 50 साल का बूढ़ा था और मेरे सामने खड़ा होकर मेरी आंखों की तरफ देखे जा रहा। तब उस तांत्रिक ने कहा था तुम्हारा काम बन गया, बस याद रखना ये आत्मा आई तुम्हारी मर्जी से है लेकिन वापस जाएगी अपनी मर्जी से, तुम इसे भेज नहीं सकते। तुमने ऐसी चरित्रवान आत्मा का आवाहन किया है, अब इसके साथ जो भी चाहते हो सीख सकते हो। इसके बाद मैं शमशान घाट से बाहर आ गया था और वो आत्मा भी चलती चलती मेरे साथ। अब मैं सीधा अपने उस कमरे में पहुंच गया। तब वो आत्मा उस कमरे के दरवाजे के आर पार और मेरे सामने खड़ी होकर वो आत्मा मुझे देख रही। तब मैंने कहा आप मास्टर जी हैं ना? और सामने से जवाब आया तुमने सवाल तो पूछा, जब तक तुम मुझसे बात ना करते मैं बोल नहीं सकता था। मैं भी मजबूर हूँ, मैं मर चुका हूँ और मैं भी सीमित अवस्था में ही यहाँ रह सकता हूँ। अब सवाल पूछ लिया तुमने, अब मैं जवाब भी दे सकता हूँ। तुमने मुझे जिंदा कर दिया, मेरी आत्मा को दोबारा इस दुनिया में ले आए तुम, बड़ा अच्छा किया। अब मैं दोबारा कुछ समय महसूस कर पाऊंगा। और मैं उनके पाँव छूना चाहता था। पाँव छूते छूते मैंने कहा मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके जैसा गायक बनना चाहता हूँ, मैं आपके जैसा डांसर बनना चाहता हूँ और आपका जैसा चरित्र था मैं वैसा चरित्र अपनाना चाहता हूँ।
तब उसने कहा था, वाह, बहुत अच्छी बातें करते हो, तुम्हारे जैसा शिष्य कभी मुझे मिला ही नहीं। मैं चाहता हूं तुम्हारे जैसा शिष्य हर किसी को मिले। तुम सुंदर कितने हो, तुम्हारा चेहरा कितने रौनक भरा है। मैं तुम्हें डांस भी सिखा सकता हूँ, नृत्य सिखा सकता हूँ, साथ में गायन भी सिखा सकता हूँ, यानी कि गाना। क्या तुम सीखना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ, मैं आज से ही सीखना चाहता हूँ। तब उसने कहा था, 21 दिन में सिखा दूंगा तुम्हें। तुम्हारे पाँव तो ऐसे थिरकेंगे कि तुम हैरान हो जाओगे। तुम्हारा गला ऐसा साफ हो जाएगा कि गाने ऐसे निकलेंगे, हर कोई सुनकर बेहोश हो जाएगा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। जो काम हम जिंदा इंसान से नहीं करवा सकते, एक आत्मा से बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। 21 दिन में कोई भी गाना नहीं सीख सकता, कोई भी नाचना नहीं सीख सकता, इसके लिए सालों लग जाते हैं। लेकिन उनका ये एक्सपीरियंस मेरे शरीर में आकर खुद ब खुद मेरे शरीर में समा जाएगा। तब मास्टर जी ने कहा था, अब अनुमति दो कि मैं तुम्हारे शरीर में आ पाऊँ। मैंने कहा, आप आ सकते हैं। और एक झटके में मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ी थी और उनकी आत्मा मेरे शरीर के अंदर। और इसके बाद जो होना शुरू हुआ, मैं खुद हैरान था। मेरे होंठ हिल रहे थे, ये मैं बोल रहा था, लेकिन मेरे दिमाग को शब्द जैसे अलग से सुनाई दे रहे थे। वो आत्मा भी मेरे इस मुंह से ही बोल पा रही थी और उन्होंने मुझसे बात करना शुरू कर दिया। अगर मेरे पास कोई बैठा होता, कोई मेरी बात सुन रहा होता, तो उसे ऐसा लगता जैसे मैं खुद से बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, एक शरीर में 2 आत्माएं आ गई थीं। और उस रात बस मैं मास्टर जी से बातें करना चाहता था। कहाँ से उन्होंने नृत्य सीखा, कहाँ से उन्होंने गाना सीखा, और वो भी मेरे शरीर में आकर बहुत खुश थे, बार बार बाजुओं को छुए जा रहे। शायद मरने के बाद हमें शरीर का लोभ सा हो जाता है, मोह सा हो जाता है, इसीलिए बार बार शरीर को वो छुए जा रहे। मुझे बार बार गुदगुदी सी हो रही थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मास्टर जी को एक शरीर तो मिला। अब वो बातों बातों में बताए जा रहे थे कैसे उन्होंने महाराष्ट्र जाकर गाना सीखा था। वहाँ उन्होंने भी अपना एक गुरु बनाया था जिससे उन्होंने ये सीखा था। मैंने कहा, आपने ये सब तो ऐसे सीख लिया, लेकिन आपके चरित्र का निर्माण कैसे हुआ? मैंने कई लड़कियों से सुना, आप उनकी तरफ आंख उठाकर तक ना देखते थे। आप ऐसा कैसे कर पा रहे थे? मैंने जितने भी इंसान देखे हैं, बड़े बड़े जो गायक देखे हैं, उनका चरित्र ऐसा नहीं होता जैसा आपका है। आपकी तो हर लड़की तारीफ कर रही थी, ऐसा कैसे? तब मुस्कुराते हुए मास्टर जी ने कहा था, क्या करूं, मैं बचपन से ही ऐसा हूं। रात के 3 बजे तक मैंने मास्टर जी से बात की थी। उसके बाद मुझे नींद आ रही थी तो मैं पलंग पर लेट गया, लेकिन मास्टर जी बार बार शरीर को छुए जा रहे, मुझे गुदगुदी हुई जा रही। और इसके बाद मैंने कहा, मास्टर जी आप भी सो जाइए, देखिए इस तरह मुझे तंग मत कीजिए, मेरे शरीर में आ चुके हैं, कल से हम नाचना और गाना सीखना शुरू कर देंगे। तब जाकर मास्टर जी थोड़ा शांत हुए थे और वो भी सो पाए थे। अब नया शरीर मिलने की एक्साइटमेंट सबको होती है, दोबारा जिंदा होने की एक्साइटमेंट सबको होती है। अगली सुबह मास्टर जी पहले से ही उठे हुए थे। जैसे ही मैं आंखें मलकर उठा, मास्टर जी की आवाज़ आई, उठ गए, चलो नाचने की बारी है। तुम बहुत देर से उठते हो, 5 बजे उठना चाहिए। असली नृत्य की परिभाषा तो 5 बजे शुरू होती है। चलो अब नाचने की बारी है। हम उस कमरे से बाहर निकल आए थे। अब मैं मास्टर जी को कहे जा रहा था कि अभी हम नाचना नहीं सीख सकते, मैं घर पर नहीं हूँ, यहाँ ये कमरा किराए पर लिया है और मुझे मजदूरी करनी पड़ती है। मास्टर जी मानने का नाम ही नहीं ले रहे। वो तो कहे जा रहे, नाच के दिखाओ, मुझे तुम्हें नाचते हुए देखना है। मैं अब क्या करता, वो जिद करने लगे थे, तो वहाँ कुंडी लगाकर मैंने भी नाचना शुरू कर दिया और वो मेरे शरीर से बाहर निकलकर सामने खड़े हो गए और मुझे नाचता हुआ देखने लगे। मुझे पता है कितना घटिया नाचता हूँ मैं, लेकिन मास्टर जी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो मुस्कुराते मुस्कुराते कहे जा रहे थे, वाह क्या नाचते हो, कितने अच्छे लगते हो, कमाल ही लगते हो। और कुछ देर नाचने के बाद मैं भी कहने लगा था, अच्छा नहीं नाचता, मैं खुद को शीशे में देख पा रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं नाचता, आप मुझे सिखाइए। इसके बाद मास्टर जी मेरे शरीर में घुस गए और मुझे अलग अलग नृत्य शैलियाँ सिखाने लगे। लेकिन ये लड़कियों वाले डांस थे, वो बार बार वो लड़कियों वाले स्टेप मुझे सिखाए जा रहे और मेरा शरीर अपने आप नाचता गया। मैं क्या ही बताऊं,
लड़कियों वाला हिप हॉप करवा रहे थे मुझसे, और तब मैं गुस्सा हो गया क्योंकि इस तरह से कमर मटकाना मुझे पसंद नहीं। मैं लड़कों वाला डांस करना चाहता था, वो लड़कियों वाला सिखाए जा रहे। गुस्से में मैं कहने लगा, ये वाली डांस शैली में सीखना नहीं चाहता, मुझे और डांस सिखाइए, मर्दों वाला सिखाइए, ये लड़कियों वाले स्टेप क्यों सिखाए जा रहे हैं। तब मास्टर जी ने कहा था, देखो जब सीखना शुरू करते हो तो ऐसे स्टेप करने पड़ते हैं। तुम्हें पता है ना, जो लड़कियों का शरीर होता है थोड़ा कमज़ोर होता है, जो मर्दों का शरीर होता है वो थोड़ा तगड़ा होता है। भगवान ने ऐसे ही बनाया है हमें। तो लड़कियों वाले स्टेप भी तो थोड़े आसान होते हैं और मर्दों वाले थोड़े मुश्किल होते हैं। इसीलिए पहले मैं तुम्हें लड़कियों वाले स्टेप सिखा रहा हूँ और 21 दिन में बिल्कुल ट्रेन कर दूंगा। अब बात मानो मेरी, जैसे जैसे मैं नचा रहा हूँ वैसे वैसे तुम्हें नाचना होगा। उनसे बहस करके मैं जीत नहीं पा रहा था। आखिर एक भूत से बहस करके जीता कैसे जा सकता है। वो मुझे नज़र भी पूरे अंधेरे में ही आते। अगर वहाँ पर रोशनी हो जाती वो जल्दी से मेरे शरीर में घुस जाते, क्योंकि सूरज की रोशनी उनको नुकसान पहुँचा रही थी। उनकी आत्मा को मेरे शरीर में दबा देती और वो बाहर नहीं निकल पाते। पूरी तरह से अंधेरा हो जाता तो उनकी आत्मा ताकतवर हो जाती और मुझे मेरा शरीर भी तगड़ा महसूस होने लगता। वो पूरा दिन उन्होंने लड़कियों की तरह नचाया था मुझे, मुजरा तक करवाया था मुझसे और कहा था ये भी नाचने की एक अलग शैली है, लड़कों को भी सीखनी चाहिए। अब मैं मुजरा करते हुए कैसा लग रहा था आप सोच नहीं सकते। और मास्टर जी सामने खिड़की के पास बैठे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई लड़की देख रही हो अपने प्रेमी को। शाम के वक्त मैंने मास्टर जी को कहा था, मुझे गाना भी सीखना है, आप मुझे सारेगामा सिखा सकते हैं, कुछ सुर सिखा सकते हैं जिससे मेरा गला और भी अच्छे से गाना गा पाए। तब मास्टर जी ने कहा था, गाना सीखना थोड़ा मुश्किल है, पहले शरीर चलाना सीख लो, गाना बाद में सिखाऊंगा। तुम नाचते हुए बहुत अच्छे लगते हो, मैं तो चाहता हूँ पूरे 21 दिन बस नचाता रह जाऊँ। मैंने कहा, मैं 21 दिन नाचना नहीं चाहता, अगर ये काम आप जल्दी कर दें तो अच्छा रहेगा। अब मेरे दिमाग में बहुत सारे स्टेप जैसे छप चुके थे। कोई भी इंसान एक दिन में इतना ज़्यादा डांस सीख नहीं सकता, लेकिन मैं कई स्टेप अब चलते चलते भी कर पा रहा था, पूरी तरह से याद हो गए थे। ये भूतिया तरीका बहुत अच्छा था डांस सीखने का। और इस तरह रात हो गई और जब रात को मैं थका हुआ सोने की कोशिश कर रहा था, मास्टर जी की आत्मा सोने नहीं दे रही थी। वो तो कहे जा रहे, देखो नाचना पड़ेगा, तुम नाचते हुए अच्छे लगते हो, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। और मैंने मना कर दिया, मैं सोना चाहता था। तब वो गुस्सा करने लगे और उस कमरे की लाइट फ्लक्चुएट करती जा रही थी। मैं क्या ही बताऊं कितना डर लगा था। उनका चेहरा भी भयानक। भले ही वो आत्मा थी जिसे मैंने बुलाया था, लेकिन थे तो वो भूत ही। वो डरावना चेहरा और शरीर में वो ठंडा एहसास। मैं उठकर खड़ा हो गया और तभी उनकी मुस्कुराहट निकली और उन्होंने कहा, मुजरा करना होगा, रात के वक्त मुझे मुजरा बहुत पसंद है। और इसके बाद वो फिर से गुस्सा होने लगे। देखो, तुमने जो टी शर्ट पहनी है बहुत ढीली पहनी है, मैं देख ही नहीं पा रहा तुम्हारी कमर हिल भी रही है या नहीं। मुझे टाइट वाली टी शर्ट पहनाई थी और नीचे कच्छा पहनकर मुजरा कर रहा था मैं एक भूत के लिए। मुझे खुद शर्म आ रही थी, आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। मुजरा सीखने से मुझे क्या फ़ायदा होगा। तब मैं रुक गया और कहने लगा, मैं ये स्टेप नहीं करना चाहता, मर्दों वाले स्टेप करना चाहता हूँ। लेकिन मास्टर जी गुस्से में जैसे मुझे डराने लग गए। तभी उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ ली थी और मेरी आंखों में कह रहे थे, मुझे गुस्सा मत दिलाना, अगर मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने कहा था, ऐसा करोगे तो मैं आपको वापस भेज दूंगा। तब उन्होंने हंसते हंसते कहा था, ना दिन दिन्ना, ना दिन दिन्ना, तुमने मुझे बुला तो लिया है, अब वापिस नहीं भेज सकते। उस रात मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। पूरी रात मैं सो नहीं पाया था और बेड पर लेटा रहा था। मास्टर जी मेरे आधे शरीर पर कब्जा कर चुके थे। मेरी एक तरफ वाली बाजू अपने आप चलती। वो कभी मेरे माथे को सहलाने लगते, कभी मेरी छाती पर हाथ रख लेते, कभी मेरी दूसरी बाजू को पकड़ लेते, तो कभी उंगलियों में उंगलियां डाल लेते। बार बार मुझे ऐसा लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है उनके चरित्र में। अगले दिन मैंने सोचा कि मुझे वहीं पर जाना होगा।
मुझे उत्तर प्रदेश में जाना होगा, उन्हीं के गांव में। फिर देखूंगा आखिर मास्टर जी का चरित्र कैसा था। उन लड़कियों ने तो बहुत ज़्यादा बड़ाई कर दी थी, अब बाकियों से पूछता हूँ, उनकी पत्नी से पूछता हूँ। मैं अगले दिन सीधा उत्तर प्रदेश पहुँच गया था, उस धूप में जैसे मास्टर जी परेशान भी नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद जैसे ही मैं उस गांव में पहुंचा और मैं लोगों से पूछने लगा मास्टर जी की जानकारी, हर कोई रो रहा था कि वो बहुत अच्छे थे, लड़कियों की बहुत मदद किया करते थे, किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते थे, वो दिल के काफ़ी अच्छे थे। और मुझे हैरानी हो रही थी, कहीं मैंने किसी गलत आत्मा को तो नहीं बुला लिया। फिर मैं लोगों से पूछने लगा आखिर उनके पास लड़के कितने सीखने के लिए आते थे। तब गांव वालों ने बताना शुरू कर दिया, लड़के आते तो थे लेकिन भाग जाते थे। मास्टर जी का चरित्र लड़कियों के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने लड़कों से सुना है वो लड़कों से मुजरा करवाया करते थे, वो लड़कों को गंदी नज़र से देखा करते थे। और तब मेरी आंखें इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई थी जितनी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई। फटी हुई आंखें लिए मैं सड़क पर चल रहा था, मास्टर जी के घर की तरफ जा रहा था। कान में हल्की हल्की आवाज़, मेरे गांव में आए हो? वाह, गांव थोड़ा थोड़ा बदला सा लग रहा है। कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा आपके घर में, बस किसी से बात करना चाहता हूँ। तब मास्टर जी ने कहा नहीं नहीं, घर में मत जाओ, वहाँ तो मेरी बीवी होगी, मेरी उससे बनती ही नहीं थी, बड़ी लड़ाकू थी, लड़ती रहती थी। तब मैंने कहा नहीं, बात तो मैं करना चाहूँगा, मैं एक बार आपकी बीवी से मिलना चाहूँगा। मास्टर जी मेरे शरीर को खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धूप में उनकी एक न चली और मैं जैसे ही मास्टर जी के घर पहुँचा, उनकी बीवी सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। मैं अब मास्टर जी की बीवी के पास गया। सबसे पहले तो मैंने शोक मनाया कि मास्टर जी की मौत हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उन्होंने कहा चलो जो भगवान के हाथ में है वो तो होता ही है, कई बार थोड़ा जल्दी हो जाता है। उन्हें जैसे बुरा नहीं लगा था कि मास्टर जी मर गए थे, जैसे उन्हें अच्छा लगा था। फिर मैंने बातों बातों में उनसे पूछा, मैंने सुना था कि मास्टर जी का चरित्र बहुत अच्छा था, वो तो लड़कियों की तरफ देखा तक नहीं करते थे। उन्होंने भी हामी भर दी, बिल्कुल ये बात पूरी तरह से सच्ची है, लेकिन उससे ज़्यादा सच्ची बात यह है कि वो तो अपनी बीवी को भी आंख उठाकर नहीं देखते थे। अब क्या ही बताऊं तुम्हें, 20 साल हो चुके हैं शादी को, लेकिन मरते दम तक मेरी तरफ उन्होंने देखा तक नहीं। मुझे तो 2 महीने बाद ही पता चल गया था, वो किसी लड़की की तरफ आंख नहीं उठाते, वो तो लड़कों की तरफ आंख उठाकर देखते हैं। वक्त शाम का हो चुका था, अब यहाँ अंधेरा आने वाला था और उनकी बीवी ने जो जो सच्चाइयाँ बताई मुझे, मेरे होश उड़ चुके थे। जैसे जैसे शाम होती गई, उस घर से मैं बाहर निकला और गालियाँ देकर निकला था, क्योंकि मेरे शरीर से गालियाँ निकाली थी मास्टर जी ने अपनी ही बीवी को। उसके बाद जैसे ही मैं सड़क से चलकर बस स्टैंड की तरफ जा रहा, तो मास्टर जी मेरे शरीर में आकर मुझे कहने लगते, अभी अभी गांव में तो आए हो, तुम्हें वो जगह दिखानी है जहां पर मैं बचपन में खेला करता था, रुको रुको। अब मेरी एक टांग को वो रोक लेते, सिर्फ एक टांग से लंगड़ाकर मैं आगे बढ़ नहीं सकता था। अब लोग मुझ पर हंसने लगे थे कि मैं खुद से बात कर रहा हूँ, लेकिन मास्टर जी शरीर में आकर बार बार मुझे छेड़े जा रहे। अरे कहाँ जा रहा है, रुक तो सही, तुझे वो जगह दिखानी है जहाँ मैं बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला करता था, छुपन छुपाई खेला करता था, और मैं ऐसी जगह पर छुपता था जहाँ कोई ढूंढ नहीं पाता था। वो पीछे वाली पहाड़ियाँ देख रहे हो, वहाँ कई गुफाएं हैं और मैं उन गुफाओं में छिपा करता था। चलो मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ वो कौन सी गुफाएं थी, इतना अंधेरा है कुछ दिखेगा तक नहीं। और मुझे सच में शर्म आ रही थी। देखिए मास्टर जी, मैं वहाँ नहीं जाने वाला, मुझे अब आप पर भरोसा नहीं है, आपकी सारी सच्चाई मैं जान गया हूँ। देखो अब आपको मेरा शरीर छोड़ना होगा, मैं आपसे नहीं सीखने वाला। तब मास्टर जी ने कहा था, अब बुलाया तुमने अपनी मर्जी से है, जाऊंगा मैं अपनी मर्जी से, अब नहीं छोड़ने वाला। क्या ही शरीर है तुम्हारा, ढोलक बजाया करते थे, दोनों बाजू देखो कितने चमकीले चमकीले हैं। मुझे ऐसे लड़के बहुत पसंद थे,
लेकिन मेरे पास वो सीखने आते ही नहीं थे। अब मैं क्या करूं, लड़कों का मुजरा पसंद ही बहुत है मुझे। मैं अब लंगड़ाता लंगड़ाता ही बस स्टैंड की तरफ भाग रहा था। वक्त 7:30 का हो गया था और उस सुनसान सड़क पर गाने गाते गाते जा रहा था मैं। मास्टर जी मेरे शरीर में गुनगुनाए जा रहे थे और मुझे पटाने की कोशिश किए जा रहे थे। आजा गुफाओं में आजा गुनाह कर ले। और उनके ये गाने सुन सुनकर मैं पक गया था। उनकी नीयत ही खराब थी और मुझे अपनी इज्जत भी बचानी थी। मैं जान गया था अब उनको अपने शरीर में रखने का कोई फायदा नहीं है। उसे जल्दी से जल्दी शरीर से निकालना होगा। मुझे पहुंचना होगा उसी गांव में, मुझे पहुंचना होगा उसी तांत्रिक के पास। वही इस भूत से निजात दिला सकता है। अब रात के 8 बजे वाली वो बस मैंने पकड़ी थी और उस बस में कोई लड़की नहीं थी, सब लड़के थे। और इस बात से सबसे ज़्यादा खुश थे मास्टर जी। मेरा आधा शरीर उसके काबू में था तो मेरा एक हाथ बार बार आगे बैठे हुए उस मोटे आदमी के कंधे पर रखता वो मास्टर और जैसे उसे सहलाने लगता। वो मोटा पहली बार तो पीछे मुड़कर मेरी तरफ देख रहा था और मैंने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा। अपने दूसरे हाथ को जल्दी से पकड़ लिया और मैं नहीं चाहता था कि दूसरी बार ये मास्टर ऐसे पंगे ले। अब 50 साल की उम्र थी उसकी और इतना ज़्यादा ठरकी। मैंने तो गलती कर दी अपने शरीर में उसे डालकर। इसके बाद उसने अपनी वो टांग जो उसके काबू में थी अब उस मोटू की एक टांग पर मारी और वो पीछे की तरफ देखने लगा। वो आदमी मेरी तरफ देख रहा था और मास्टर बार बार पंगे लिए जा रहा था। मैंने एक टांग को दूसरी टांग से लपेट लिया, उसकी एक बाजू इधर पकड़ ली, लेकिन ये मुंह भी उस मास्टर के काबू में था। पीछे से जो उसने सीटी बजाई वो आगे वाला आदमी पीछे मुड़कर देखने लगा और उसने जो चमाट जोरदार लगाई उसके बाद मैं भी सन्न और मास्टर भी सन्न। तब मास्टर जी भी कहने लगे, दर्द होता है, किसी के शरीर में भी जाओ तब भी दर्द होता है। तब मैंने हल्की सी आवाज़ में कहा था, मास्टर जी माफ़ कर दीजिए, इस रात के वक्त इस बस में ऐसा मत कीजिए, बहुत पिटाई होगी। लेकिन मास्टर जी मानने वाले कहाँ थे। ना दिन दिन ना, ये मोटू है ही गुस्सैल। आगे वाली सीट पर बैठते हैं, वो उसके आगे वाला लड़का देखो, वो तो कॉलेज में पढ़ने वाला लगता है, उसके साथ बात करते हैं। मास्टर जी ने वो बस का सफ़र इतना ज़्यादा मुश्किल बना दिया था मैं बता नहीं सकता। उसके बाद सोते सोते वो सफ़र निकाला था मैंने। सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा था लेकिन आखिरकार मैं उस गांव तक पहुंच ही गया। और सबसे पहले तो मैं उस तांत्रिक से मिलना चाहता था। मैं मास्टर जी की आत्मा को शरीर से निकालना चाहता था और जैसे ही तांत्रिक को मिला उसने पहले ही कह दिया, कोई आत्मा शरीर में खुद बुलाई हो, शरीर खुद दिया हो तो निकालना भी खुद ही पड़ेगा, कोई और ये काम नहीं कर सकता। अब तुम्हें मास्टर जी को मनाना होगा कि वो तुम्हारे शरीर को छोड़ दे, जो वो कहें वो करना होगा तभी वो शरीर छोड़ेंगे। और मैं तांत्रिक के पांव पड़ गया था। तांत्रिक जी मेरा यकीन कीजिए, जिस चरित्र के बारे में मैं तारीफ़ें कर रहा था वो चरित्र उल्टा है। तांत्रिक ने पूछा था, उल्टा कैसे? समझ नहीं पाया। वो लड़कियों को छेड़ा करता था, वो लड़कियों की तरफ बुरी नज़र से देखता था। मैंने कहा नहीं, उसका चरित्र उल्टा है। वो तांत्रिक समझ नहीं रहा था। अब साफ शब्दों में मुझे कहना पड़ा, अरे वो मर्दों को पसंद करता था, उसने तो अपनी बीवी को भी कभी आंख उठाकर नहीं देखा, उसकी आत्मा है मेरे शरीर में। और वो तांत्रिक पहले तो 2 मिनट तक फटी हुई आंखों से मेरी तरफ देखता रहा और बाद में हंसने लगा और अपनी हंसी रोकते रोकते कहने लगा, देखो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमने बुलाया है, पहले कहा था चरित्र देखकर आत्मा को बुलाना चाहिए, किसी अच्छे की आत्मा आए तो वो अच्छा ही करती है। अब तुमने कैसी आत्मा बुला ली है, अब मैं नहीं जानता, खुद को तुम्हें ही बचाना पड़ेगा। और मैं तांत्रिक के पांव पकड़कर, देखिए जो चाहते मैं वो करने को तैयार हूँ, उनकी आत्मा बाहर निकाल दो, वो मुझे जीने नहीं देंगे, मैं रात को मुजरा नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा था धीरे धीरे कपड़े कम करने हैं, मैं समझ नहीं पाया था, अब समझा हूँ क्यों। रात को मुजरा और कैसा कैसा अश्लील डांस करवाने की सोच रहे थे।
मैं उनके दिमाग को थोड़ा थोड़ा पढ़ पा रहा हूँ। मुझे उनसे आज़ादी दिलवाइए। और वो तांत्रिक ने सिर्फ एक ही तरीका बताया था, जो भी आत्मा यहाँ पर आती है वो किसी न किसी से परेशान तो होती ही है। जिंदगी में हम किसी न किसी से दुश्मनी रखते हैं, किसी से परेशान होते हैं। जब मर जाते हैं तो छाप हमारे दिमाग में रह जाती है। अब याद करो कि वो मास्टर जी किससे सबसे ज़्यादा नफरत किया करते थे। वो इंसान जो नफरत के लायक है उसके पास जाओ। उसके बाद ये आत्मा खुद ब खुद परेशान होकर तुम्हें छोड़कर जाएगी। अगर तुम वो ना कर पाए, उसके बाद तुम्हें बस उसके साथ रहना होगा। जो वो कहे वो करना होगा। और मैं सोच भी नहीं पा रहा वो क्या क्या कहेगा। और उस तांत्रिक ने हाथ जोड़कर मुझे बाहर जाने के लिए कह दिया था। उसके घर से बाहर आते हुए मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। अब मुझे उसी गांव में जाना होगा, लोगों से पूछना होगा कौन था मास्टर जी का दुश्मन, और एक और दिन बिताना होगा। अब क्या करूं। दोपहर की उस धूप में मुझे भी परेशानी हो रही थी। जैसे ही पेड़ की छांव में मैं आया, मास्टर जी की आवाज़ सुनने में आनी शुरू हो गई। नाचना सिखा दिया उससे परेशान हो, गाना सिखाता हूँ। मुझे गाना बहुत पसंद है और लगता है गाना गाकर तुम्हें मैं पटा लूँगा। अब एक शरीर में दो आत्माएं अच्छे से रह सकती हैं। यकीन करो तुम्हें बदल सकता हूँ मैं। लड़कियों में कुछ नहीं रखा, जो मुझ में है वो कहीं नहीं मिलेगा। प्रेम का दीवाना हूँ मैं, प्रेम का दीवाना। और मुझे प्रेम दो, मैं तुम्हारा दीवाना हो जाऊँगा। बहुत अच्छा नाच सकोगे, बहुत अच्छा गा सकोगे। मैं तो तुम्हें वो वाले गाने भी सिखा दूंगा जो मुझे भी बहुत मुश्किल से गाए जाते थे। मैं पेड़ के नीचे बैठकर ही रोने लगा था और तभी मास्टर जी ने कहा था, पंजाबी गाना सिखाऊं वो? गड्डे ते ना चढ़ दी, गड्डीरे ते ना चढ़ दी, छड़ियां दे टटू ते टप चढ़ दी, बोलो तारा रारा। मैं जितना ऊंची ऊंची रोता जा रहा था, मास्टर जी एक हाथ और एक टांग को काबू करके मुझे नचाए जा रहे थे। बार बार एक हाथ को हिलाता हुआ, एक हवा में टांग को लहराता हुआ। उस गांव में लोग मुझे देखकर हंसे जा रहे और मैं बस एक ही शब्द कह पा रहा था, बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा। अब मास्टर जी मुझे उस गांव से बाहर जाने नहीं देना चाहते थे। मुझे उस पेड़ के नीचे ही वो कहने लगे थे, अब तुम वहाँ वापस नहीं जा सकते। मैं जानता हूँ वहाँ तुम क्या करने जाना चाहते हो। मैं तुमसे अब भी ऑफर चाहता हूँ, आधा आधा शरीर। मैं तुमसे प्यार करूँगा, तुम मुझसे प्यार करना। हमेशा के लिए एक शरीर में हम रहेंगे। वापस मत जाना, वरना तुम्हें बहुत दर्द दूंगा, तुम्हें मार सकता हूँ। और मैं रोता रोता कह रहा था, मार दो मुझे। ऐसी ज़िंदगी मैं नहीं जीना चाहता। जलील होकर मैं नहीं जी सकता। हर रोज़ तुम्हारे लिए मुजरा मुझसे नहीं होगा। और इसके बाद वो मुझे मनाने के लिए लग गए। देखो, मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ, कोई नुकसान नहीं है मुझसे। मैं बाकियों को सिखाया करता था तो मैं भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं पसंद वाली चीज़ें सिखाऊंगा, बाद में तुम्हारे पसंद वाली चीज़ें सिखाऊंगा। देखो, मुजरा करने में कोई गलत बात नहीं है और तुम पर जचता बहुत है। तुम्हारी पतली कमर है, तुम नाचते बहुत अच्छा हो। मैं वहीं पर रोकर समझ गया था बुरी चंगुल में फंस गया हूँ। और उसके बाद ज़मीन पर बैठा मैं सर ज़मीन पर मारने लगा था, लेकिन मास्टर जी ने वो भी नहीं करने दिया। वो मेरे सर को हिलाने लगे थे और मैं पागलों की तरह सर घुमाने लगा। वहाँ गांव वाले मुझे देखकर हंसे जा रहे। आखिर मैं पागल होकर कैसी हरकतें कर रहा हूँ। लेकिन उन गांव वालों को पता था यहाँ जो तांत्रिक है वो क्या क्या कर सकते हैं। इसीलिए कुछ लोगों ने मुझे पानी भी पिलाया था। मैं बेहोश होने की कगार पर हो गया था। वो मास्टर जी बार बार मुझे गिराते, बार बार नाचने को मजबूर करते। और मुझे जब पानी पिलाया गया तो गांव वालों ने कहा था, यहाँ जो तांत्रिक है वो ऐसी ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं जिससे लोग परेशान भी होते हैं। और शायद तुमने कोई गलत चीज़ मांग ली होगी। मैंने हामी भरी थी, लेकिन वो मास्टर जी कहाँ किसी से बात करने दे रहे थे। मास्टर जी ने अपने व्यक्तित्व के विपरीत जाकर वहाँ खड़ी लड़कियों की तरफ देखकर गाने गाने शुरू कर दिए। ब्लू आइज तेरी हिप्नोटाइज कर दी मैनू। और उसके बाद जो मेरी पिटाई उन लोगों ने की मैं बता नहीं सकता।
पिटने के बाद वहाँ से दूर निकला था और रोकर मैं समझ गया था अब मुझे मरना ही होगा। वहाँ एक नदी थी, उस नदी में मैं कूद सकता था, लेकिन कूदने देते मास्टर जी तो ना। मैं एक टांग से आगे जाता और दूसरी टांग मुझे धकेल कर पीछे ले जाती। मैं कोशिश करता रहा। मुझे वहाँ बच्चे देखकर ये कह रहे थे, अरे अंकल लंगड़ी खेल रहे हैं। मैं लंगड़ी नहीं खेल रहा था, मैं मरना चाहता था और वो मुझे मरने भी नहीं दे रहा था। उसके बाद थका हारा शाम को गांव से बाहर निकलकर एक पेड़ के नीचे समझ गया था रात का वक्त हो रहा है। अब ये मास्टर की आत्मा और शक्तिशाली हो जाएगी। अब मुजरे की तैयारी करनी होगी मुझे। और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, और जब वो आइडिया आया तभी मैं और चीज़ के बारे में सोचने लगा ताकि मास्टर जी को पता ना चल जाए। मैंने मास्टर जी से कहा, देखिए मास्टर जी, मैं आपका हो सकता हूँ, हमेशा आपको पसंद करूँगा, लेकिन एक बार मैं आपके गांव में जाना चाहता हूँ। मैं भी जानना चाहता हूँ आपको सच में डांस आता भी था या आप ऐसे ही हैं। तब मास्टर जी को बहुत गुस्सा। देखो, मेरे नाचने पर ज़रा शक मत करना। नाचना मेरा ज़िंदगी की मेरी कमाई है। और मैं मास्टर जी की बात मान ही नहीं रहा। तब वो गुस्से में आ गए। ठीक है, चलो चलो मेरे गांव, बताता हूँ किस किस से बात करनी है। वो खुद बताएंगे मैं कैसे नाचा करता था। तुम्हें बड़े बड़े डांसर जो काफ़ी नाम कमा चुके हैं उनसे भी मिलवा सकता हूँ। चलो मेरे गांव। और मैं तैयार हो गया। अब अपने उस टूटे फूटे शरीर को लेकर, फटे हुए कपड़ों को लेकर बस में बैठा था मैं, और अगले दिन पहुंचा था सोते सोते उनके गांव में। मास्टर जी मुझसे कहे जा रहे इस घर में जाओ, लेकिन धूप का फ़ायदा उठाकर मैं जानता था मुझे कहाँ पर जाना है। मास्टर जी की बीवी। आखिर मास्टर जी सबसे ज़्यादा नफ़रत किससे करते होंगे? उनकी बीवी से। उनकी बीवी को पता था मास्टर जी क्या चीज़ हैं, फिर भी उन्होंने मास्टर जी को छोड़ा नहीं मरते दम तक। अब मैं सीधा उनके पास पहुंचा और पांव पड़ गया। मास्टर जी अब अंदर बुड़बुड़ा रहे थे, उनसे शब्द भी बोले नहीं जा रहे थे। अब मैंने उस औरत के पांव पकड़कर कहा, आंटी जी मुझे बचा लीजिए, मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने एक ऐसे तांत्रिक से आपके पति की आत्मा बुलवा ली जो मेरे शरीर पर कब्जा कर चुकी है। मुझे नहीं पता था उनका चरित्र कैसा है, लेकिन अब मैं जान गया हूँ और मेरी इज्जत सिर्फ आप ही बचा सकती हैं। मैंने उनसे वादा किया है कि आज रात मैं उनका हो जाऊँगा। आप बचा लीजिए मुझे। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैं जिस तरह से पांव पड़ा हुआ था मैं उनसे भीख मांग रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा, 1 मिनट रुको, मैं अपने कमरे में जाकर आती हूँ, फिर देखती हूँ क्या तुम सच बोल रहे हो या नहीं। जैसे ही वो अपने कमरे में गई, उनके हाथ में एक हंटर था। उसे देखकर मैं भी घबरा गया और मेरे अंदर से जब मास्टर जी की कांपती हुई आत्मा महसूस हुई, मैं जानता था वो सबसे ज़्यादा किससे नफ़रत करते हैं, किससे डरते हैं। और उसके बाद जो पहला हंटर उन्होंने पीठ पर मारा था, मेरी चीख निकल गई थी और मुझसे ज़्यादा चीखे थे मास्टर जी। अब उनकी आवाज़ भी निकल रही थी, ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, ना 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 ना। अब ये आवाज़ सुनकर ही उनकी पत्नी पहचान गई, ये उन्हीं की आत्मा है तुम्हारे शरीर के अंदर। मुझे लगा ही था कुछ तो गड़बड़ है। जब तुम पहले भी आए थे तुम्हारे अंदर से वो गंध आ रही थी, ऐसी सिर्फ मेरे पति के अंदर से आती थी। मैं जानती हूँ अब उन्हें भगाना कैसे है, किस चीज़ से वो नफ़रत किया करते थे। अब शाम तक उनकी पत्नी ने मुझे जो जो खिलाया मैं चुपचाप खा सकता था। मास्टर जी की आत्मा बाहर तक नहीं आ रही थी। शरीर से वो बाहर तो ज़रूर निकलते, लेकिन मुझसे दूर भी नहीं जाना चाहते थे। थोड़ा दूर होते और वापस शरीर में आ जाते। एक बार शरीर को पूरी तरह से छोड़ देते तो उन्हें जाना ही पड़ता है, इसीलिए बार बार गुस्से में आकर शरीर में भी घुस जाते, लेकिन अपनी पत्नी को देखकर चुप हो जाते। लेकिन शाम के 6 बजे उनके घर के पास के ही वो बड़े से हॉल में उन्होंने लाइट जलाई और उसके बाद मुझे कहा, नाचो मर्दों की तरह वरना ये हंटर चलेगा, नाचो मर्दों की तरह। और तब मास्टर जी मुझे नचाने लगे थे। ये वो वाले स्टेप थे जो मुझे भी पसंद थे, हिप हॉप, क्लासिकल,
ऐसा ऐसे डांस कर रहे थे जिसे देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरा शरीर ऐसे भी थिरक सकता है। ये मास्टर जी थे और बहुत गुस्से में। जैसे ही उनकी वो लड़की वाले स्टेप निकलते, उधर से एक हंटर मेरी उस टांग पर टकराता। तभी मैं घबरा सा जाता। दर्द मुझे भी हो रहा था, लेकिन मास्टर जी वो हंटर पड़ते ही आत्मा बाहर छोड़ देते और जैसे ही वापस आते गुस्से में मुझे अंदर गालियां निकालते, मुंह में बुड़बुड़ाते। और 2 घंटों तक जब उनकी पत्नी ने मर्द की तरह नचाया था तो मास्टर जी की आत्मा भी तड़पते तड़पते जैसे मेरे शरीर को छोड़ चुकी थी। वहीं पर मैं गिर गया था और वो हल्का एहसास जैसे शरीर से आत्मा दूर हो गई हो। मैं लेटे लेटे सांस ले रहा था और उनकी पत्नी वहीं। क्या हुआ, नाच क्यों नहीं रहे, मारूं हंटर? और तब मैंने कहा था, वो चले गए, मेरा शरीर हल्का हो गया है। और उसके बाद वहीं पर मैंने खाना खाया और मैं उस गांव में रात को रहना नहीं चाहता था। मैं वापस अपने घर की तरफ निकल लिया। उसके बाद से वो आत्मा मेरे शरीर में नहीं आई और मैं जब उन घटनाओं को याद भी करता हूँ, शर्म से मेरा सर झुक जाता है। मुझसे 2 दिन मुजरा जो करवाया था, मैंने कैसे कैसे ठुमके लगाए थे। मैं कलाकार तो बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी जज्बात हैं, एक शर्म है। ऐसे ऐसे स्टेप किसी मर्द को नहीं करने चाहिए जैसे मास्टर जी ने मुझसे करवाए थे। आज भी उस घटना को याद करता हूँ तो घबराता भी हूँ, डरता भी हूँ और शर्माता भी हूँ। ये कहानी किसी को बताने से मैं हमेशा कतराता रहता हूँ और बस यही हर किसी को कहता हूँ। किसी को कोई डायन चिपक जाए, कोई चुड़ैल चिपक जाए, भूत चिपक जाए, शैतान चिपक जाए, लेकिन मास्टर जी जैसी आत्मा ना चिपके।